हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पर। हम एक एक करके सारे राज्यों के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर राज्य में जज बनना है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए। तो उसमें जो हमारी नई कड़ी है, अगली कड़ी जो है वो है हरियाणा जुडिशरी। अगर आप हरियाणा में जज बनना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सिलेबस उसमें से पहली बात है, सिलेबस अगर नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एग्जामिनेशन आपका जिन स्टेजेस में होता है उनकी बात कर लेते हैं। पहला स्टेज होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है आपका मेंस एग्जामिनेशन का, जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव आंसर्स लिख करके आने होते हैं दिए हुए सवालों पर, क्वेश्चंस पर। और इसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। यहाँ पर बहुत समय ना बिताते हुए मैं सीधा आपको लेकर चलूंगी कि एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है, मार्किंग की स्कीम क्या होती है, इन सब बातों पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब आपका जो पहला स्टेज होता है वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। ठीक है, इसका तो नाम ही प्रिलिमिनरी है। स्टार्टिंग में सबसे पहले यही एग्जाम होता है जहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पर निकल जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 2 घंटों का। जी हाँ, एक्चुअल में जो बाकी राज्यों में आपको देखने को मिलता है वहां पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो लगभग 3 घंटे का होता है, बट हरियाणा में मात्र 2 घंटे का होता है। सवाल भी तो कम पूछते हैं ना, 125 सवाल ही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्क्स की तो हर एक सही जवाब पर आपको मिलेंगे 4 नंबर और हर एक गलत जवाब पर आपके 0.80 मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि 1/5 कट जाएगा। 1/5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं आपके, जिस वजह से कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी हाई जाती है। बिकॉज अटेम्प्ट करने को बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन जितने आपने अटेम्प्ट कर लिए उतने के आपके जो गलत हुए हैं उतने के मार्क्स भी कटते चले जाएंगे। दैट्स वाई कट ऑफ को सिक्योर करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कट ऑफ यहाँ पर हाई जाती है, कभी 340 चली जाती है, कभी 326 चली जाती है, कभी 300, ऐसे ही ऊपर ही जाती है। ठीक है, कट ऑफ नीचे नहीं जाती। यहाँ पर प्रॉब्लम बस यही होती है हरियाणा में। बिकॉज अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, दिल्ली की, तो ये कुछ स्टेट्स इस प्रकार के जहां पर आपसे जो है ये नहीं पूछते हैं कि बेयर एक्ट में क्या दिया हुआ है, आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि लॉज का एप्लीकेशन किस प्रकार से होगा। यहां पर थोड़ा सा फंस जाते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें पूछ लेते हैं। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी थोड़े लेंदी होते हैं, इनको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, समझने में समय लगता है कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं, हमसे जानना क्या चाह रहे हैं। थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल ट्विस्टेड होते हैं। और यहाँ पर जो आपके लेटेस्ट जजमेंट्स होते हैं ना, वहाँ से भी आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूँ कि एक ही पेपर होता है ना, तो इस पेपर में आपके लॉ के साथ साथ और भी चीज़ें पूछी जाती है। वो क्या पूछी जाती है वो मैं अभी बताती हूँ। उसके पहले एक चीज़ और बताऊँगी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यदि आपने कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे बिना ही छोड़ दिया है, यानी कि आपको नहीं आते थे, आपने स्किप कर दिया, उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो बेहतर ये होगा कि जो ना आता हो उसको अटेम्प्ट ही ना करें। मैं मानती हूँ कभी कभी वो स्टेज आ जाता है कि रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन जब उसकी ज़रूरत हो ना तभी रिस्क लें, उसके पहले रिस्क लेने का प्रयास ना करें। मन में ये सोच कर ना जाएं कि मुझे इतने प्रश्न तो अटेम्प्ट करने ही करने 125 में से, ऐसे नहीं करना। आपको जितने आते हैं उतने करके आइए, और अगर यदि बहुत कम आ रहे हैं तो ही एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, इंडियन लीगल हिस्ट्री से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे कि आपके संशोधन हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, आपके यहाँ पर जितने रीसेंट लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स हैं, जैसे कि कोई नए एक्ट आए जा रहे हैं, क्या वो संवैधानिक है नहीं है, इन सारे सवालों पर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक्ट्स मेंशन्ड अंडर सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 एंड क्रिमिनल लॉ इंडिकेटेड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोच में डाल दिया, थोड़ा सा दुविधा में डाल दिया है कि यहाँ पर सिविल लॉ 1 है, सिविल लॉ 2 है और क्रिमिनल लॉ है। यहाँ पर एक एक वर्ड में लिख तो दिया है, लेकिन इसमें आता क्या, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये सब्जेक्ट्स आपके प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक अपर हैंड है कि आप एक साथ प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। आपको उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर प्रिलिमिनरी से सवाल बनते हैं, और आपको उन एरियाज को भी आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर मेन से सवाल बनते हैं। उसके साथ साथ उन एरियाज को भी आइडेंटिफाई करिए जहाँ पर दोनों से ही सवाल बनते हैं, और तीनों पर आप काम करिए। बिकॉज जो हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है ना, वो जिस दिन से हम सोच लेते हैं कि हमें जज बनना है उस दिन से शुरू हो जाती है, और उसी दिन से हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, उसके बाद आपके पास पढ़ने का समय नहीं होता है, उसके बाद खाली रिवीजन का समय होता है। आप चाहे लाख चाहे आंसर राइटिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं होता है, उपयुक्त समय नहीं होता है, समय हमेशा कम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए,
टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, यदि आप शॉर्ट लिस्ट होना चाहते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए तो आपको कम से कम यहाँ पर 30% मार्क्स को सिक्योर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब कि 500 में से आपको 150 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। और यही चीज़ अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो इनको 20% ही चाहिए होता है, मिनिमम जो चाहिए होता है वो 20% चाहिए होता है, मतलब कि यहाँ पर 100 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स, ठीक है, ये 20% हो गया। लेकिन कट ऑफ कभी भी इतनी कम नहीं जाती है, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए। कट ऑफ इतनी कम नहीं जाती, कट ऑफ मैंने बताया कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी उसी स्तर का रखना पड़ेगा कि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेंस के एग्जामिनेशन पर कि यहाँ पर पूछेंगे क्या क्या। तो पहली चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि 5 रिटर्न पेपर्स होते हैं आपके, यहाँ पर आपके पास 5 प्रश्न पत्र आएंगे जिनका आपको अलग अलग जवाब देना होगा, ठीक है। सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं और ऐसे टाइप भी होंगे, ठीक है। ईच रिटर्न पेपर विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। यहाँ पर जो मेंस का पेपर होगा हर पेपर आपका 3 घंटे की ड्यूरेशन के लिए होगा। उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड होगा ना लैंग्वेज पेपर का वो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के लेवल का होगा या फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का हरियाणा का, ठीक है। सिलेबस हर पेपर का आगे दिया हुआ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर फॉर द फर्स्ट टाइम अड्डा 24/7 जुडिशरी पर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पहले पेपर की, सिविल लॉ 1 की, जो आपका आएगा 200 नंबर के लिए। सिविल लॉ 1 में क्या क्या आता है यहाँ पर देखिए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये तो हमें पता ही था कि ये तो आएगा, ये हमें सीपीसी और सीआरपीसी तो पता होता है, ये बात दिक्कत हमें उसके बाद होती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट से जुड़े हुए भी प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सीपीसी से रिलेट करते हैं, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा। आपका जो दायरा है ना पढ़ाई का वो कम नहीं हो रहा है, वो सीमित नहीं हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हमें तैयारी करने से पहले यदि पता चल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होता है ना। उसके साथ पंजाब कोर्ट्स एक्ट जैसा कि एप्लीकेबल है हरियाणा में जैसे लागू होता है उस प्रकार से वहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। उसके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया। इसके साथ साथ इंडियन एविडेंस एक्ट भी आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसके साथ हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिविल लॉ 1 के आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि 200 नंबर के लिए आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको इन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज सिविल का पेपर थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन यदि आप इंटरेस्ट लें इसमें तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल लॉ का एक ही पेपर है बट सिविल लॉ के 2 पेपर हैं, तो मार्क्स सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, लैंग्वेज के पेपर पर भी सफिशिएंट ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का पेपर अगर आपने एज ले ली लैंग्वेज के पेपर में, आप अच्छे मार्क्स ले आए लैंग्वेज के पेपर में, तो आप मेरिट में ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। बिकॉज लॉ स्टूडेंट्स सारे के सारे लॉ तो पढ़ते ही हैं, लॉ तो सब पढ़ते हैं। आप एज कहाँ पर ले सकते हैं? आप एज ले सकते हैं लैंग्वेज में, तो उसमें ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस आज से अभी से शुरू कर दीजिए। ये वीडियो देखकर बंद किया और तुरंत प्रैक्टिस पर अपने लग गए, काम पर लग गए, ठीक है। पेपर 2 की बात कर लेते हैं, सिविल लॉ 2 जो 200 नंबर के लिए होता है। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदू लॉ आता है जिसमें आपसे मेनली फोकस किस पर करा जाता है? मैरिज पे, अडॉप्शन पे, इनहेरिटेंस पे और अदर पर्सनल फैमिली लॉज पे, ठीक है। इसके साथ मोहम्मदन लॉ पूछा जाएगा जिसमें कस्टमरी लॉ आ गया आपका, मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों से रिलेटेड। उसके बाद लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन और लिमिटेशन तो यहाँ पर डायरेक्टली पूछ रहे हैं, ठीक है। जो सीपीसी से रिलेट करता है वो भी आएगा और यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट एज अ होल भी आने वाला है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फैमिली लॉ कभी कभी ऐसा हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन डोंट वरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और हाँ, आपको फैमिली लॉ के लिए ना जजमेंट्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए। बिकॉज फैमिली लॉ इज एवर इवॉल्विंग, इवॉल्व कर रहा है, ये अभी भी इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मुस्लिम लॉ में वी डोंट हैव कोडिफाइड लॉ, हमारे पास कोडिफाइड लॉ नहीं है, हमारे पास बेयर एक्ट नहीं है, 1-2 एक्ट्स है लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या काफ़ी टाइम से हो रहा है, बट हाँ इवॉल्व कर रहा है, हमें नई नई चीज़ें पता चल रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली
ट्रिपल तलाक को बैन करा गया, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है। तो इस प्रकार के जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं इनको फेस कर रही है हमारी जुडिशरी। तो इसलिए आपका जजमेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ को संवैधानिक बोला जा रहा है, किस चीज़ को असंवैधानिक बोला जा रहा है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और हरियाणा में और दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो इन 2 राज्यों में आपसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली फैक्ट्स पर लॉ को अप्लाई करके चीज़ें पूछी जाती हैं। दैट्स वाई आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको ये चीज़ें अच्छे से आती हों। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्रिमिनल लॉ पे, जो कि 200 नंबर का पेपर होने वाला है। तो ये एक्ट्स तो अपने आप में इतने विशाल हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन आपको घुमाएंगे ज़रूर। ये एक बार रोलर कोस्टर राइड तो आपको मिलने वाली है यदि आप हरियाणा जुडिशरी का या दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं। इसमें आपका आईपीसी हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाता है। ये सब्जेक्ट्स आपके आ जाते हैं। तो मेक श्योर कि ये सब्जेक्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बिकॉज क्रिमिनल लॉ में खाली 3 सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सभी स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, कॉम्पिटिशन है, तो मार्क्स कहीं ना कहीं से तो खींचने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद पेपर 4 की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, जो कि आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर है और 100 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर है। 300 नंबर के लिए आपसे खाली भाषा पूछी जा रही है। अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, इंग्लिश ऐसे ऑन अ गिवन टॉपिक 1000 से 1100 वर्ड्स, ये अकेले 100 मार्क्स का है, ये अकेले 100 मार्क्स का है। यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसी राइटिंग होती है जो 25 नंबर के लिए आती है। वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको गिवन वर्ड्स से सेंटेंस बनाने होते हैं। वो होता है ना वाक्यों शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए, वही करना है। 25 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन से आपको 25 नंबर मिल जाएंगे और करेक्शन से, लैंग्वेज, सेंटेंस, स्पेलिंग करेक्शन से आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये मार्क्स जो दे रहा है ना, ये तो एक प्रकार की मेहरबानी, बिकॉज यदि आप प्रैक्टिस कर लें तो इंग्लिश इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल है। आपको बस कुछ रूल्स पता होने चाहिए ग्रामर के, एंड यू आर ऑल सेट टू गो। आप बिल्कुल तैयार हैं अपनी लड़ाई के लिए। तो ये काफ़ी स्कोरिंग है। अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करना स्टार्ट कर लीजिए, यदि अभी तक भी नहीं करा है ना, तो अब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। नॉर्मन लुइस की किताब आती है वर्ड पावर मेड इजी, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि लैंग्वेज का ही पेपर है, हिंदी का पेपर है। इन देवनागरी स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से हम अक्षर लिखते हैं ना हिंदी में, वही देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, उसी को देवनागरी कहा जाता है। ट्रांसलेशन करना है आपको इंग्लिश पैसेज का हिंदी में 20 नंबर के लिए। अब ये देखिए, अगर आप हफ्ते में एक बार भी ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, 6 महीने में आप कितना अच्छा ट्रांसलेट करने लगेंगे, आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन द सेम लैंग्वेज, 30 मार्क्स के लिए। मतलब कि आपके सामने कोई पैसेज दे दिया या कोई प्रोज दे दिया, आपको उसका मतलब बताना है कि आप उससे क्या समझे। 30 नंबर का तो यही है, और हमारी सबकी मदर टंग में बताना है, तो ये तो काफ़ी इजी हो जाता है, केक वॉक हो जाता है। लेकिन हाँ, सारे के सारे लोग केक वॉक कर रहे हैं, तो आपको बेहतर केक वॉक करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद मार्क्स कॉम्पोजिशन, एस्से, इडियम्स एंड करेक्शंस, 50 नंबर का ये भी तो है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कभी तो काम आएगा। काम में इसको लेकर के आइए, प्रैक्टिस अपनी बहुत अच्छे से करिए। यहाँ पर मेरी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है यहाँ पर, जैसे कि जो मेंस एग्जामिनेशन होगा ये सब्जेक्टिव नैरेटिव टाइप का होगा, ये तो मैंने बता ही दिया। लेकिन जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो ना सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होता है हरियाणा में, ठीक है। लैंग्वेज का पेपर छोड़ करके यानी कि जो हिंदी वाला भाग है जो 100 नंबर का है, उसको छोड़ करके आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। तो यदि इंग्लिश पर कमांड नहीं है तो इंग्लिश पर कमांड कर लीजिए, बिकॉज हरियाणा बहुत ही अच्छा राज्य है, बड़ी पीसफुल, बहुत ही प्रेस्टीजियस पोस्ट होती है एक जज की। और जज की तो जो शान होती है उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना बनता भी नहीं है, वैसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, शब्द ही नहीं है मेरे पास तो। लेकिन हरियाणा में जज बनना अपने आप में एक अलग ही फीलिंग है, बड़ी सुपीरियर अथॉरिटी मिलती है आपको और बहुत ही अच्छा होता है। तो यदि अभी तक इंग्लिश पर कमांड नहीं है तो इंग्लिश पर ज़रूर काम कर लीजिए। और इंग्लिश आपसे कोई ये वैसे थोड़ी मांग रहे हैं, शेक्सपियर वाली इंग्लिश थोड़ी ना मांग रहे हैं, बस ये मांग रहे हैं कि आपको नॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए और आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश पर, इतना ही तो मांग रहे हैं। इतना तो हम कर सकते हैं, इंग्लिश लोग 10-10 दिन में सीख लेते हैं।
लेते हैं यार। ये बिल्कुल मत बोलिएगा कि हमने इतने टाइम से जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ी, हमारा माध्यम हमेशा से हिंदी रहा है तो हम नहीं कर सकते, ये कोई बात नहीं होती है। मैंने लोगों को देखा है सामने, जिन लोगों ने 10 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में कोर्स करके या किताबें पढ़ के अपनी इंग्लिश को सही करा है, करेक्ट करा है। कैसे कर सकते हैं? आप किताबों का रेफरेंस ले सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी। उसके बाद आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ कुछ वाक्यों का, कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग करना, एंड यू आर ऑल सेट। बिल्कुल रेडी हैं आप, अंग्रेजी में आराम से वार्तालाप कर सकते हैं, एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे आप। जस्ट गिव योर सेल्फ अ चांस, लेट नथिंग होल्ड यू बैक। अपने आप को रुकने मत दीजिए, किसी भी चीज़ को आपको खुद को रोकने मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन जो होगा आपका, उसमें आपको बेराट की कॉपीज मिलेंगी। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेराट को लेकर के एग्जाम में जा सकते हैं, ना ना ना। एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ पर बैठ कर आप एग्जाम दे रहे होंगे, जहाँ पर भी आपको रेफरेंस चाहिए होगा, वहाँ पर आपको बेराट की कॉपी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप समझदार हैं तो आपको इशारा काफ़ी है, मतलब कि बेराट को रटने से कुछ भी नहीं होगा, कानून को समझना पड़ेगा। अगर आपको मेंस एग्जामिनेशन में बेराट की कॉपी दे रहे हैं तो मतलब कि ये कॉन्फिडेंट है कि अगर नहीं आता है ना बेटा तो बेराट पढ़ लोगे तो भी नहीं आएगा, तो भी नहीं आएगा। इस वजह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके दिल्ली और हरियाणा के एग्जामिनेशंस में। तो इस बात को अभी से सतर्क हो जाइए, इस बात को लेकर के कि एग्जाम में यदि बेराट की कॉपी सप्लाई करी जा रही है, इसका मतलब है कि बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए यहाँ पर, अन्यथा आपका ज्ञान बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, यदि उन्होंने कम से कम 50% क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर नहीं करे हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। जो आपके 5 पेपर होते हैं ना, पांचों का मिला करके कम से कम 50% तो स्कोर करा जाना चाहिए। कट ऑफ तो हाई जाती है, आई नो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स, जितनी सीट्स आती हैं उसके आधार पर ही कट ऑफ आपकी जाती है, बट कम से कम 50% नंबर तो आने ही चाहिए। उससे कम में तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। लेकिन जो, अगर मैं बात करूँ रिजर्व कैटेगरी की, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, बैकवर्ड क्लासेस हो गए, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, तो इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 45% हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन तब भी इतना सिक्योर करना ज़रूरी है, ठीक है, इतना सिक्योर करना ज़रूरी है, आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो आई होप जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको थोड़ी सी काम तो आएंगी ही। अब मैं वैसे तो बाकी सेशंस में नहीं बताया है, लेकिन हाँ, हरियाणा में मैं आपको इंटरव्यू के बारे में भी बताना चाहूँगी, बिकॉज हमने देखा है कि हर स्टेट में ना, छत्तीसगढ़ में तो 15 नंबर का ही इंटरव्यू होता है, बहुत सारे स्टेट्स में आपका 50 नंबर के लिए, 100 नंबर के लिए इंटरव्यू होता है, बट हरियाणा में आपका जो इंटरव्यू होता है ना, वो अकेला 200 नंबर का होता है। 200 नंबर बहुत होते हैं, ट्रस्ट में बहुत होते हैं। इंटरव्यू की कोई ड्यूरेशन नहीं होती है फिक्स कि आपसे वो इतने ही सवाल पूछेंगे, इतनी देर तक सवाल पूछेंगे। आप जब तक जवाब दे सकते हैं, जब तक आपकी क्षमता है ना जवाब देने की, तब तक इंटरव्यू चलता है। 1 घंटे 1.5 घंटे इंटरव्यू चलता रहता है, और एक्चुअल में चलता रहता है। मैं अपने दोस्तों के भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ आपसे, जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, तो इंटरव्यू आपके चलते रहते हैं, ठीक है। जो पर्पस होता है ना इस इंटरव्यू का, वो ये जानना नहीं होता है कि आपको कानून का ज्ञान कितना है, बिकॉज आप प्री क्वालिफाई करके आ गए, मेंस क्वालिफाई करके आ गए, तो पैनल को तो पता है कि आपको नॉलेज तो है, कानून के ज्ञान है आपको, लेकिन क्या आप उपयुक्त हैं हरियाणा में जज बनने के लिए? आप कितना ताल्लुकात रखते हैं हमारे सोशल लीगल इशूज से? आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है? यदि आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या आप बाइस्ड बिहेव करेंगे, या क्या आप अग्रेसिव हो जाएंगे, या फिर आप शांत दिमाग से उस पर निर्णय लेने का प्रयास करेंगे? अगर ये सारे ट्रेट्स आपकी सारी ट्रेस को ना चेक करा जाता है पैनल के द्वारा, और जो पैनल बैठता है ना वो बहुत ही एक्सपर्ट पैनल होता है। उन्होंने बहुत सारे जजेस बनाए हुए होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है। उनको आप नहीं सिखाएंगे, एक्चुअल में वो आपको लाइफ लेसन्स दे देते हैं। अगर उनकी बात आप सुनेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी थिंकिंग का लेवल क्या है और एक्चुअल में थिंकिंग का लेवल होना क्या चाहिए। एक्चुअल में ये डिफरेंस होता है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट होता है ना, वो कैंडिडेट की अलर्टनेस चेक होती है, इंटेलिजेंस चेक होता है, और जनरल आउटलुक चेक होता है। ये जो इंटरव्यू होता है ना, ये भी आपका अंग्रेजी में ही होता है। दैट्स वाई मैं कह रही थी कि अंग्रेजी पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, फ्लुएंसी लेकर के आनी पड़ेगी आपको अंग्रेजी भाषा में। जो अपीयरेंस होगी वाइवा वोस, ये मैंडेटरी होगी टू बी कंसिडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, आपके रैंक 1 आ गई तो आप इंटरव्यू में यूं ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में भी आपको अपीयर होना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ
जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे टू बी रिक्रूटेड एज सिविल जजेस, जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो यहाँ पर सिविल जज बनने के लिए एलिजिबल हैं, उपयुक्त हैं, उनको कम से कम 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स उनको सिक्योर करने पड़ेंगे। किस चीज़ के एग्रीगेट में? मेन एग्जामिनेशन और द वाइवा वॉइस, दोनों का मिला करके कम से कम 50% नंबर उनके आने चाहिए। उससे कम में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आई होप आज की बातें काफ़ी काम आई होंगी आपके। और एक बार फिर कहना चाहूँगी कि यदि अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है ना, तैयारी पर लग जाए, बिकॉज तैयारी करे बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। और एक्चुअल में लोग सालों साल तैयारी करते हैं। आपको उनको अगर बीट करना है, उनके साथ कंपटीशन करना है, आपको कुछ नायाब करना पड़ेगा, अपना तरीका बदलना पड़ेगा और आपको बहुत ही केयरफुली चीज़ों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि जुडिशरी के लिए डेडिकेटेड चैनल है। क्योंकि वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ्स, हमारे जितने भी सेशंस होते हैं ना यूट्यूब पे, इन सभी की पीडीएफ्स और फ्री स्टडी मटेरियल आपको चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और उसके साथ साथ अब आप में से कुछ लोग तो होंगे जो सेल्फ स्टडी से एग्जाम कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिनको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जो चाहते होंगे कि हमें एक गाइडेंस मिल सके कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीज़ों को करेंगे। बिकॉज सेल्फ स्टडी में क्या होता है, अक्सर मोनोटनी आ जाती है, एक बोरियत सी आ जाती है, कब तक ऐसे ही चलेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है अड्डा 24/7 और पहले लिंक पर जाना है। क्या खाली यही तरीका है हमसे जुड़ने का? नहीं, आप अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। और फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बेटा ये है कि आप जब पहली बार रजिस्टर करते हैं ना हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो आपको 399 फ्री कॉइन्स मिलते हैं और हर कॉइन की वैल्यू होती है 1 रुपीज़, मतलब कि 400 का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाता है। उसके साथ हमारी ऐप पर क्विजेज होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक क्रम में। और आप जब क्विजेस खेलते हैं, जीतते हैं, तो आपको वहाँ पर और भी ज़्यादा कॉइन्स मिलते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हैं कोर्स को परचेज करने में। तो मैं एक बार कोर्स के बारे में बता देती हूँ। आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज के बाद आप जाएंगे यूपीएससी में, और यूपीएससी में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेट जुडिशरी PCSJ। जब आपको ये देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको व्यू ऑल करना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टारगेट स्टेट की, तो यहाँ पर आपको बिहार के लिए देखने को मिलेगा, यूपी के लिए देखने को मिलेगा, हरियाणा के लिए देखने को मिलेगा, दिल्ली के लिए देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश के लिए देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको राजस्थान, उत्तराखंड भी देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपको कोई टारगेट स्टेट नहीं, आप एक ऐसे होलसम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गो फॉर दिस बैच, जो हमारा प्री+ मेंस फाउंडेशन का कंप्लीट बैच है जुडिशरी के कोर्स के लिए। ठीक है, लेकिन डेडिकेटेड स्टेट की तो बात ही अलग होती है। और हरियाणा तो हरियाणा ही है। क्यों? तो हरियाणा वाले बैच के लिए आपको यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हरियाणा जुडिशरी के लिए आपका प्री+ मेंस का लाइव फाउंडेशन कोर्स है। प्री+ मेंस दोनों के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। और जितने बच्चों का मेंस हो जाएगा उनको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अड्डा 24/7 की तरफ से मिलने वाला है। तो बैच तो स्टार्ट हो गया है 4 जनवरी से, बट बहुत समय नहीं हुआ है। आपकी 3-4 क्लासेस ही हुई हैं, वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। तो यदि अभी तक एनरोल नहीं करा है, फटाफट से एनरोल कर दीजिए। इसकी विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। सुबह 7 से 10:30 यहाँ पर क्लास होती है। वैलिडिटी यहाँ पर 24 महीने की है। यहाँ पर आपको 1000 घंटे से ज़्यादा की लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। क्योंकि इतना सारा हमें पढ़ाना है तो समय भी तो लगेगा, और समय हम ज़्यादा ले भी रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हर क्लास के बाद आधे घंटे का डाउट क्लियरिंग सेशन है। यदि आपको आवश्यकता है तो वो हमारी तरफ से, ठीक है। उसके साथ टेस्ट सीरीज है। हर सैटरडे आपका टेस्ट होने वाला है। एक सैटरडे को आपको MCQs टेस्ट होगा और अगले सैटरडे को उससे आपका आंसर राइटिंग का टेस्ट होगा, जिससे कि आपकी प्री+ मेंस दोनों की तैयारी एक साथ हो सके, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे हरियाणा के हिसाब से लिखे हुए हैं। हफ्ते में 6 दिन आपकी क्लासेस, स्टडी प्लान यहाँ पर अपडेटेड है, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि आपका यहाँ पर मेंटोरशिप मिलेगी, आपको फैकल्टी से तो मिलेगी, उसके साथ साथ जो सिलेक्टेड जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा भी आपकी मेंटोरशिप करवाई जाएगी। अब यहाँ पर जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उनके डेमो वीडियोज़ और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर चेक ना करना चाहें तो आप YouTube पे जा करके जहाँ मर्जी वहाँ पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्लास के साथ आपको PDF भी मिलेगी, मतलब कि नोट्स भी मिलेंगे, और क्लास में भी आपको चीज़ें डिक्टेट करवाई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा आपको PDFs मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इतना सब कुछ मिल रहा है आपको, जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो प्राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्राइस लिखा है ना 59,999 काफ़ी रीजनेबल है, बिकॉज अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात करूँ तो आपका 1 लाख के आसपास सारी कोचिंग चार्ज कर रही हैं। अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ तो ऑफलाइन में तो 2.5-3 लाख तक भी जा रहा है, बट अड्डा 24/7 पर आपको ये 60,000 भी नहीं देना है। मैं बताती हूँ कैसे आपको यहाँ पर बाय नाउ करना है, और आपको यहाँ पर एक मैजिक कोड लगाना है। वो मैजिक कोड है मेरा Y625। Y625 आप यहाँ पर जैसे ही एंटर करेंगे ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बैच आपको 59,999 का मिल रहा था वो अब इतने का नहीं है, वो आपका 13,799 का है। बट बेटा ये भी मत दीजिएगा, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन वाला जादू मैंने बताया था ना, 400 रुपये और बच जाएंगे और आपको ये बैच पड़ेगा मात्र 13,400 रुपये का। 13,400 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा मत दीजिएगा। और हाँ, मैजिक कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैजिक कोड क्या है? मैजिक कोड है Y625। और आपको फैकल्टी का कोड क्यों लगाना चाहिए? इधर उधर आपको नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाएगा कौन? फैकल्टी ही पढ़ाएंगे। इसके द्वारा क्या होगा? आप फैकल्टी की मेंटोरशिप में आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको कोड यूज़ करना चाहिए और एक बार कनेक्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इनफ। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जज बनने के सपने को पूरा ज़रूर करें, अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। टेक केयर।